बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 IAS 41 एग्रीकल्चर। तो एमसीक्यू नंबर वन में कह रहा है टू विच ऑफ फॉलोइंग आइटम्स डज IAS 41 एग्रीकल्चर अप्लाई। किसमें एग्रीकल्चर का जो IAS 41 है स्टैंडर्ड वो अप्लाई होता है। तो ये अप्लाई होता है कि पहला एमसीक्यूज में कह रहा है अ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अ हर्ड ऑफ एनिमल्स रिलेटिंग टू यूनिट प्राइस ऑफ एनिमल्स। तो इसमें तो होता है, ये एनिमल्स की बात हो रही है, फेयर वैल्यू उसकी चेंज हो रही है किसी भी एनिमल्स के ग्रुप की सॉरी। तो यहाँ पे तो वो अप्लाई होता है। आगे कह रहा है लोग्स हेल्ड इन वुड यार्ड्स, तो इस पर अप्लाई नहीं होता। फार्म लैंड विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, इस पर भी अप्लाई नहीं होता। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड विच इज़ रेजिस्टेंस टू अ ट्रॉपिकल डिजीज़, तो इस पर भी अप्लाई नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पहले पे हो रहा है अप्लाई कि आ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ हर्ड ऑफ एनिमल्स रिलेटिंग टू यूनिट प्राइस ऑफ एनिमल, तो इस पर ही अप्लाई हो रहा है सिर्फ। तो ये हो रहा है एमसी नंबर वन का ऑप्शन बी, जिसमें वो कह रहा है वन ओनली। आगे एमसी नंबर टू में कह रहा है IAS 41 शुड बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो ये किस किस पे IAS 41 अप्लाई हो रहा है। पहले में कह रहा है बायोलॉजिकल एसिड्स, तो बायोलॉजिकल एसिड्स में अप्लाई होता है। सेकंड में कह रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो इस पर भी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी। थर्ड में वो कह रहा है सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो गवर्नमेंट जो ग्रांट्स होती हैं उन पे भी ये अप्लाई होता है। तो ये पहले तीनों पे होता है। आगे चौथे में कह रहा है लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो इस पर ये अप्लाई नहीं होता। आगे कह रहा है इंटेंजिबल एसिड्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो उन इंटेंजिबल एसिड्स पे भी अप्लाई नहीं होता। तो ये पहले तीन में अप्लाई हो रहा है, जो कि उसने ऑप्शन नंबर सी में कह दिया 1, 2 एंड 3। आगे थर्ड में कह रहा है IAS 41 इज़ अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कब अप्लाई होते हैं, तो ये अप्लाई होता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के वक्त अप्लाई होता है, उससे पहले या उसके बाद अप्लाई नहीं होता। तीसरे का हो जाएगा बी। चौथे में कह रहा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स, तो ये तीनों एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही आते हैं। तो चौथे का हो जाएगा सी, जिसमें वो कह रहा है 1, 2 एंड 3 ऑल। आगे एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 41 एग्रीकल्चर और नोट, कौन सा एग्रीकल्चर में अप्लाई होगा। डेयरी कैटल, मिल्क, चीज़, इनमें से जो है डेयरी कैटल और मिल्क अप्लाई होगा, जबकि चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ है वो बनती है हार्वेस्ट के बाद में, प्रोसेस होता है, उससे बाद चीज़ बनती है, इस वजह से चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ डेयरी कैटल और मिल्क पे होगा। ये हमने पहले भी एमसीक्यू में पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट अप्लाई होता है। तो 5 का हो जाएगा बी, जिसमें डेयरी कैटल एंड मिल्क ओनली। आगे एमसीक्यू नंबर 6 एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल्स राइजिंग लाइफ स्टॉक, तो ये होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। ये फॉरेस्ट्री, ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। एनिमल और पेरिनियल क्रॉपिंग, तो ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। फूड प्रोसेसिंग, तो ये सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगर स्टैंडर्ड्स देखे जाएँ तो उसके IAS 41 का टॉपिक खोलें, उसमें पैरा नंबर 6 में ये बात लिखी हुई है। तो ये वहाँ पे निशान भी लगाया जा सकता है और वहाँ से देखा भी जा सकता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। आगे एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एन एक्टिव मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। एक्टिव मार्केट वो है जिसपे ये सारी एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन से एग्जिस्ट करती हैं एक्टिव मार्केट में। द आइटम ट्रेडेड विद इन मार्केट एज आर होमोजीनस, तो ये एक्टिव मार्केट में होता है
विलिंग बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉर्मली भी फाउंड एट एनी टाइम। तो तकरीबन हर वक्त ही बायर्स और सेलर्स होते हैं एक्टिव मार्केट में। सी में कह रहा है प्राइस आर अवेलेबल टू पब्लिक, तो प्राइस भी पब्लिक को अवेलेबल होती है। और चौथे में कह रहा है द मार्केट ट्रेड्स एवरी डे। तो ये नेसेसरी नहीं है कि मार्केट हर रोज़ ट्रेड करे, बाकी तीनों चीज़ें नॉर्मली जो है ना वो होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 आ जाएगा, इसमें 4 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा हुआ पहले 3, 1, 2 एंड 3। आगे एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहे हैं एन अंडरटेकिंग शुड रिकॉर्ड अ बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली व्हेन द अंडरटेकिंग कंट्रोल्स द एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो ये भी ठीक है। तो जब भी कोई अंडरटेकिंग कुछ भी किसी भी एसिड्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कोई भी एसिड उसके पास है तो उनको रिकॉर्ड करना होता है। आगे बी में वो सेकंड में कह रहा है फ्यूचर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसिड विल फ्लो टू अंडरटेकिंग। तो जाहिर सी बात है जब फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे तो वो भी उसको बायोलॉजिकल एसिड्स में ही रिकॉर्ड करना है। सी में थर्ड में कह रहा है द फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसिड कैन मैयर रिलायबली। तो जब उसकी फेयर वैल्यू या कॉस्ट मैयर हो सकती है तो फिर उनको रिकॉर्ड करना होता है। तो इस पर ये तीनों आ रहे हैं जो तीनों एप्लीकेबल है या तीनों अप्लाई हो रहे हैं। तो इसका हो जाएगा सी। आगे एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहा है पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट इंक्लूड्स। तो जिस वक्त सेल हो रही होती है उसकी कॉस्ट, पॉइंट ऑफ सेल के वक्त कॉस्ट इंक्लूड, उस वक्त कॉस्ट पे क्या क्या ऐड होते हैं। कमीशन टू ब्रोकर्स एंड डीलर्स, तो ये ऐड होता है अगर कोई भी कमीशन दिया किसी को कोई चीज़ बेचने का तो वो उसमें कॉस्ट पे ही ऐड होता है। लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, तो ये भी ऐड होता है जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज की वजह से उनको पे करना पड़ रहा होता है। लेवीज बाय कमोडिटी एक्सचेंज, जो कमोडिटी एक्सचेंज की वजह से भी पे करना पड़ रहा होता है, वो भी ऐड होना होता है। ट्रांसफ़र टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो ये भी ऐड होता है पॉइंट ऑफ सेल में, सेल करते हुए। आगे लास्ट में कह रहा है ट्रांसपोर्ट एंड अदर कॉस्ट नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट एसिड टू मार्केट। तो ये इस वजह से ऐड नहीं होता कि ये वैसे एक्सपेंस आउट हो रहा होता है, ख़रीदते हुए ख़रीदने वाले के पास ख़रीदने के लिए ये एसिड में की कॉस्ट पे आ सकता है। अगर जाहिर सी बात है अगर दूर से मंगवाया तो वो उसके कॉस्ट में आ जाएगा, लेकिन बेचते हुए ये कॉस्ट में नहीं आना होता। तो इसमें आखिरी 5th नहीं आएगा, बाकी 4 के 4 आएंगे। तो ये उसने ऑप्शन नंबर डी में कहा हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। आगे एमसीक्यू नंबर 10। Lotto Limited owned a 1-year-old herd of cattle on Yakam January, recognized in financial statement at 140 million। तो 140 मिलियन से उसने रिकॉग्नाइज किया। At 31 December the fair value of a 2-year-old herd of cattle is rupees 170 million. Cost to sell are still estimated to be 5 million for the whole herd. What is the correct accounting treatment for the cattle at 31 December according to IAS 41? वो कह रहा है IAS 41 के तहत जो करेक्ट ट्रीटमेंट है वो क्या होगी। पहले 140 पे था यकम जनवरी को, और 31 दिसंबर को हुआ है 170 पे। ठीक है, लेकिन जो 5 मिलियन जो है ना वो कॉस्ट आएगी उसको बेचने में, तो कॉस्ट जो बेचने में आएगी वो माइनस कर देंगे 170 से, तो बाकी जो आ जाएगा 165 पे इसको रीवैल्यू कर देंगे। ठीक हो गया, 165 पे रीवैल्यू कर दिया तो गेन कितना आया, गेन 25 मिलियन का आ गया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक हो गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी। आगे एमसीक्यू नंबर 11। द इंफॉर्मेशन सोर्सेज मे सजेस्ट डिफरेंट कंक्लूजन एज टू द फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जब जो सोर्स है या इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट कंक्लूजन बता रहे हों, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हों, तो कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। तो वैल्यू वो यूज़ करेंगे जो मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट लगाया जाए। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि एवरेज उनका सबका ले लें, तो एवरेज नहीं लेना होता, ना ही लोएस्ट लेनी होती है ना हाईएस्ट,
इसमें वो वैल्यू लेनी होती है जो मोस्ट रिलायबल हो। तो 11 का हो जाएगा ए, मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। आगे एमसी नंबर 12, एमसी नंबर 12 में कह रहे हैं अ ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड measured at cost because fair value less estimated point of sale costs could not be measured reliably could be recorded as income। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? IAS 41 के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये IAS 20 के अकॉर्डिंग है। तो ये इसका आ जाएगा बी। आगे एमसी नंबर 13, एमसी नंबर 13 में कह रहा है अ कंडीशनल ग्रांट related to biological acid measured at its fair value less estimated point of cost sale should be recorded as income। ये कब इनकम पे रिकॉर्ड करें? जब इसकी कंडीशंस मीट हो रही हो। इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अंडर IAS 41 इसकी कंडीशन है, जब वो सारी कंडीशंस मीट हो रही होंगी तो फिर इसको हम एज अ बायोलॉजिकल एसिड मेजर करेंगे, एज अ इनकम मेजर करेंगे। तो ओनली व्हेन द कंडीशंस आर मेट, तो उसने ऑप्शन नंबर सी में बता दिया, 13 का सी हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर 14, अ गेन और लॉस में अराइज और इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड बिकॉज एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। तो इसकी वजह से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। व्हेन अ काफ इज़ बोर्न, तो इस वजह से भी प्रॉफिट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में भी प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। तो ये इसमें तीनों हो जाएंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे ऑप्शन नंबर 15 में कह रहा है एन अनकंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड measured एट इट्स फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ सेल कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओनली व्हेन ग्रांट बिकम रिसीवेबल। तो जब वो रिसीवेबल बनती है उस वक्त हम उसको इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करते जब वो मिले, बल्कि जब वो रिसीवेबल हमारी बन गई उस वक्त हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना ही उस वक्त उसको रिकॉर्ड करेंगे जब वो बेची जाए, ठीक है। जब गुड्स हम बेच दें, जब भी हमें वो इनकम रिसीवेबल हो गई, ग्रांट रिसीवेबल हो गई, तो हम उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। आगे एमसी नंबर 16, एमसी नंबर 16 में वो कह रहा है वूल लिमिटेड सेटल्ड इट्स बिजनेस ऑन यकम अप्रैल 2015। ऑन 1 April 2015 WL परचेज अ फ्लोक ऑफ शीप for ₹100 million. At 31 March 2016 the flock was valued at 120। Every time animals are sold there is 5% commission fee payable to district म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जब भी अगर हम कोई स्टॉक एनिमल का बेचें तो 5% कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम इसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये 5% कमीशन माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आगे वो कह रहा है नो फर्दर शीप वाज परचेज और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर द वूल शेयर्ड बाय WL हैड फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ 8 million। एट व्हाट amount wool of sheep should be presented in financial statement of WL as at 31 March 2016 के ईयर एंड पे 31 मार्च पे किस अमाउंट से जो है शीप आ रही होनी चाहिए। तो 120 वैसे थी, ये 120 से उसकी वैल्यू हो गई थी 31 मार्च 2016 को, ठीक है। लेकिन हम 120 से उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 120 में से वो कमीशन हम माइनस कर देंगे जो हमें पे करना पड़ेगा अगर हम उनको बेचें। तो 5% इसमें से माइनस करना है, -5% ऑफ 120। तो 5% इसका आ जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 114। तो 114 मिलियन पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक हो गया। 16 का हो गया 114। आगे एमसी नंबर 17 भी सेम है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम।
रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ WN इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। वो कह रहा है इनकम उसकी कितनी आ रही होगी, टोटल इनकम उस पूरे साल की। तो 14 तो ये आ गई इनकम, जो ये 100 से 114 हो गया, पहले 100 था अब 114 हो गया, तो 14 तो ये आ गई इनकम, ठीक है। और उसके बाद हार्वेस्ट जब किया तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ 8 मिलियन आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द वूल शेयर्ड बाय WL हैड फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन। तो यहाँ से भी 8 मिलियन उसने इनकम कमा लिया, तो 14 + 8 ये टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो 14 + 8 आ गया 22, 17 का हो जाएगा 22 मिलियन, ठीक हो गया। 14 तो पैसे इनकम आ गई, और 8 मिलियन की वूल जो उसने उसमें से शीप्स में से ली, 8 मिलियन वहाँ से मिला, तो 14 + 8 22 मिलियन इसका आंसर हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 18 में कह रहा है मारिया लिमिटेड बाउट ऑयल पाम गार्डन फॉर 150 मिलियन इंक्लूडेड ₹120 मिलियन फॉर लैंड on 1 January 2019. The garden is expected to give agriculture produce for next 3 years before replantation process. On 31 December 2019, the year end, the fair value of garden is 21 million, excluding land. Estimated point of sale cost are 2 million. ठीक हो गया। आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है लैंड हैज़ फेयर वैल्यू ऑफ 130 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। आगे ML यूजेस cost model for items under scope of IS 16 and fair value less point of sale cost for items under scope of IS 41. What is total amount of non-current assets to be presented in statement of financial position of ML? वो कह रहा है 31 दिसंबर 2019 को नॉन करंट एसेट कितने आ रहे होंगे। तो 120 मिलियन तो सिंपल लैंड की आ रही होगी, ठीक है। 120 मिलियन लैंड की आ जाएगी, और बाकी जो है 30 मिलियन यहाँ से वैसे ऑयल पाम की थी, ठीक है। 120 लैंड की थी और 30 मिलियन ऑयल पाम की थी, टोटल 150 थी उसने जो बताई थी। तो ऑयल पाम 3 साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा, तो ये 3 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, 10 इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, 30 - 10 से इसकी कैरिंग अमाउंट जो बचेगी वो आ जाएगी 20 ये और 120 की लैंड, तो ये आ जाएगा 140 मिलियन जो नॉन करंट एसेट में आ रहा होगा, ठीक है। आगे ये एमसीक्यू नंबर 18 का हो गया 140। आगे एमसीक्यू नंबर 19 में वो कह रहा है CL ऑन कैटल रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट ₹10.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2014 एट 31 दिसंबर 2014 द कैटल हैविंग a fair value of 13 million. If CL sold the cattle, commission of 2% would be payable. What is gain to be recognized in profit and loss for the period ended 31 December 2014 according to IAS 41. तो इस तरह के एमसीक्यू हमने पहले भी किए। इसमें जो कमीशन पे करना पड़ेगा वो हम माइनस कर देंगे इनकम निकालते हुए, ठीक है। तो 10.5 मिलियन की वो पहले थी और 13 मिलियन की वो हो गई है। 13 - 10.5 ठीक है, लेकिन इसमें माइनस करने से पहले जो हमें कमीशन पे करना पड़ेगा वो इसमें से डिडक्ट कर देंगे। कमीशन 2% कमीशन पे करना पड़ रहा है, तो 2% निकालने के लिए हम डायरेक्टली 98% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद जितने की वो पहले थी 10.5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2.24 मिलियन। तो 2.24 मिलियन के गेन आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19 का हो गया 2.24 मिलियन। आगे लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में वो कह रहा है अ हर्ड ऑफ 53-year-old animals वर हेल्ड ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन 1 जुलाई 2013 10 3.5-year-old एनिमल वर परचेज फॉर 40,000, ठीक है।
10 एनिमल उसने मज़ीद ख़रीद लिए 1 जुलाई को, जो कि 3.5 ईयर ओल्ड थे। और पहले उसके पास हर्ड ऑफ 50, पहले उसके पास 50 एनिमल्स थे जो कि 3 साल के थे, 3 ईयर ओल्ड थे। यकम जनवरी को एट 1 जनवरी उसके पास कितने एनिमल थे? 50, जो कि 3 ईयर्स के थे, ठीक है। और बाद में 1 जुलाई को उसने जो ख़रीदे 10 एनिमल्स ख़रीदे। 1 जुलाई 10 एनिमल्स ख़रीदे, कितने के? 40,000 के। आगे कह रहा था फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट वर 3 ईयर ओल्ड एट 1 जनवरी 32,000। यकम जनवरी को वो 32,000 के थे, इस वक्त वो 32,000 के हैं। 3.5 ईयर ओल्ड एट यकम जुलाई, ये उसने ऊपर भी बता दिया था 40,000 के, 40,000 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे, और 10 एनिमल से 10 से मल्टीप्लाई कर किया। 4 ईयर ओल्ड एनिमल एट 31 दिसंबर 2013 के ईयर एंड पे, यानी 31 दिसंबर उनकी प्राइस हो चुकी है 43,000। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो वो कह रहा है 31 दिसंबर 2014 को कितनी अमाउंट से आ रहे होंगे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या अमाउंट आएगी, ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना आएगा। इसको हम यहाँ पे ये रेस करते हैं, यहाँ पे करते हैं सोल्व। 1 जनवरी को 50 एनिमल्स थे और 1 जनवरी को उनकी प्राइस थी 32,000। टोटल प्राइस अगर कैलकुलेट की जाए तो 1.6 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने ये उसके पास पहले थे, उसके बाद उसने ख़रीदे परचेज़ किए यकम जुलाई 1 जुलाई को, कितने एनिमल्स? 10 एनिमल्स, और उस वक्त उनकी प्राइस थी 40,000। ये भी उसने क्वेश्चन में बता दिया। तो टोटल कितने के ख़रीदे हो गए उसने? 4 लाख के, ठीक है। ये उसके पास पहले थे, इसको अगर सम किया जाए तो 2 मिलियन, और 31 दिसंबर जब ईयर एंड हो रहा है तब उसके पास टोटल एनिमल है 50 + 10 60, और एक एनिमल की प्राइस उसने क्वेश्चन में बता दी 43,000, ठीक है। तो टोटल कितने की उसके पास एनिमल आ रहे हैं? 2,58,00,000। $2,58,00,000, ठीक हो गया। तो अब उसने हमसे पूछ लिया, ये उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रकम आ रही होगी, ठीक है, बैलेंस शीट में 2,58,00,000 इतने के उसके पास अब एनिमल्स मौजूद हैं। और उसने हमसे पूछा है कि कितना गेन, यानी कितना फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है। तो गेन कितना आ रहा होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। $31 दिसंबर को कितने किए हैं और माइनस कर देंगे पहले 2 मिलियन से, तो आंसर आ जाएगा 580,000। तो एमसी नंबर 20 का हो जाएगा 580,000 रुपीज़। तो एमसी नंबर 20 भी हो गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 11। खुदा हाफिज़।